नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 3 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं अपने द हिंदू एनालिसिस को लेकर के। तो बिल्कुल ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, लास्ट तक सेशन में बने रहो। यह जो है द हिंदू एनालिसिस वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन होता है, महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी एग्जाम तक की तैयारी करते हो। तो बिल्कुल हम अपने टॉपिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक है गुड एंड बैड, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। दूसरा है अ क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर और तीसरा है कार्बन टैक्स को लेकर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कार्बन टैक्स देखा गया फिलहाल में उसको लेकर है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, उसको लेकर चर्चा की जाएगी और बिल्कुल आपको के लिए हेल्पफुल होगा यह। तो सत्र में बने रहे और हाँ, सेशन को ना लास्ट तक देखना है, क्योंकि थोड़ा सा आप समय दोगे तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। अगर आप चाहोगे कि हम बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए है ना हाफ सेशन को देख लें, तो कम से कम आपको जो कंप्लीट सेशन है वो 15 मिनट तक समय देना पड़ेगा। तभी आप जिस उद्देश्य के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, द हिंदू एनालिसिस को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स मजबूत हो, आपकी आंसर राइटिंग मजबूत हो, कई सारी बातें हैं, है ना, तो वो सब चाहते हैं आपकी अच्छी हो, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप बिल्कुल 15 मिनट लगभग सत्र में बने रहो, डेफिनेटली आप देखना कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे इसके। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड एंड बैड, दूसरा अ क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर। देखो, गुड एंड बैड से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई व्हाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट्स। देखो, भारत को क्या है, एआई के प्रतिकूल प्रभावों से, देखो भारत क्या है, हमारा प्यारा जो भारत है, आप सभी अवगत हैं इससे। अब यहाँ पर देखो क्या है, हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स, ये होता है विपरीत परिणाम, ठीक है, विपरीत प्रभाव। अवॉइड होता है उससे बचना, बेनिफिट्स होता है लाभ, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हार्नेस क्या होता है, इस्तेमाल करना। ठीक है, अब देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा, इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई व्हाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब भारत को एआई के प्रतिकूल प्रभावों से, विपरीत प्रभावों से, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उससे बचते हुए क्या है, एआई के बेनिफिट्स का, लाभ का, फायदों का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करेगा भारत इसका इस्तेमाल, ठीक है, अब हम समझेंगे आगे। आप भी समझो एआई क्या है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो, चैट जीपीटी के बारे में। अब वो चैट जीपीटी क्या है ना, आपके मन में साधारण सा प्रश्न ये घूमेगा, चैट जीपीटी क्या है, वो बिल्कुल आपकी नकल है। मान लो आप चैट जीपीटी से कहोगे, चैट जीपीटी मुझे कविता सुनाओ, वो बिल्कुल कविता आपको सुना देगा, तुरंत कविता लिख देगा वो। मतलब आप जैसा सोचोगे ना, आपकी हूबहू नकल होगा वो। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब यहाँ देखो क्या है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एआई दैट कैन क्रिएट न्यू डेटा। देखो यहाँ पे क्या नाम है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेनरेटिव जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यहाँ पर जेनरेटिव का मतलब क्या हुआ, जिससे आप जनरेट करते हैं, जिससे आप उत्पन्न करते हैं। तो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नया डाटा बना सकता है आपके लिए, आपके डिमांड के अनुसार। आप जो बोलोगे वो होगा। There are many instances of generative AI in the world today, most commonly used to generate text, image and code in response to user requests। अब देखो क्या है, जो जनरेटिव एआई है उसके कई सारे उदाहरण आपको आज की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट कॉमनली, सबसे कॉमन की तरह आम बात करें तो जनरेट टेक्स्ट जनरेट करने में आप बोलोगे जैसा वैसा लिख देगा कंप्यूटर। बहुत बड़ी बात है ना ये, है ना, आपके मन की बात वो लिख दिया, आपने कहा उसने लिख दिया, इमेज तैयार कर दिया, ठीक है, या कोड जनरेट कर दिया आपके मतलब यूजर के रिक्वेस्ट के आधार पर। उपयोग करता, देखो आपने कंप्यूटर का यूज किया, आप यूजर कहलाए। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर में क्रांति हो रही है, ठीक है, आपको पता है ना कि आपके जो लैपटॉप है ना, ये कभी सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, है ना, आज से एक तरह से आप समझो ना कि 20-30 साल 40 साल पहले, ठीक है, तो उस समय सुपर कंप्यूटर ही नहीं कहा जाता था। आजकल क्या है, तो इतने बड़े बड़े एडवांस सुपर कंप्यूटर आ गए हैं कि अब तो इसकी कल्पना भी आप सोच भी नहीं सकते, है ना, निरंतर नए नए विकास देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, if they are capable of more, their widespread adoption really embellished their capabilities। अब देखो widespread जो एडॉप्शन है ना, देखो एआई का जिस प्रकार से बड़े स्तर पर जो एडॉप्शन हुआ है, बड़े स्तर पर इसको लोगों ने गले लगाया है, ठीक है, लोगों ने जिस प्रकार से इसका यूज किया है, ठीक है, तो उससे ये लग रहा है कि भाई इसकी जो कैपेबिलिटीज है ना, क्षमता जो है ना, वो बढ़ गई है काफ़ी। इसका महत्वपूर्ण जो भाग है आपके जीवन में हो गया है। आप इसके बिना एक तरह से जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। खासकर अब देखो कंपनियों में क्या है, रोबोट काम कर रहे हैं, है ना, कंपनियों को श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है। लीडिंग टू आउ देन वे वॉडी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जिस प्रकार से आपकी निर्भरता बढ़ गई है, क्षमता इसकी बढ़ गई है, देखो ये तो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, आप जिस प्रकार से यूज करते हो इसकी भी क्षमता बढ़ रही है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आपकी भी क्षमता बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन देन वर्डी, क्या लिखा हुआ है, देन वर्डी,
फिर चिंता मत को सामने रखता है। भाई चिंता भी तो है, सब कुछ तो फायदे में नहीं लोगे। आपने रोबोट मूवी देखी थी ना, उसमें क्या था, देखो उसके विपरीत परिणाम देखने को मिला लास्ट में, ठीक है, जिस प्रकार उसने एक तरह से विद्रोह कर दिया। तो उसमें एक मैसेज है कि आप इसकी भी एक सीमा होती है ना, आप उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते। ओपन एआई चैट जीपीटी, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, अभी मैंने बताया चैट जीपीटी के बारे में आपको, चैटबॉट मिमिक्स इंटेलिजेंस वेरी वेल। चैट जीपीटी का जो चैटबॉट है ना, बिल्कुल इंटेलिजेंस को है ना काफ़ी अच्छे से कॉपी करता है आजकल। आप जिस प्रकार से सोचोगे, बोलोगे भाई कविता लिखो, कविता लिख देगा, दोहा बनाओ, तुरंत दोहा बना देगा वो। हालांकि त्रुटियां हैं, उतना वो डेवलप नहीं कर पाया अभी, लेकिन फिर भी ऐसे स्टेज में है कि आपको चौंकाता है, आपकी बिल्कुल नकल कर लेता है। इट हैज़ बिकम सिनोनिम्स विद द एबिलिटीज ऑफ जनरेटिव एआई एट लार्ज। बड़े स्तर पर देखो ना, ये एक तरह से जो जनरेटिव एआई है ना, उसकी एक तरह से ये क्षमता के सामने में बिल्कुल ये सिनोनिम्स बन गया है, ठीक है, उसका एक तरह से क्या है, अनुकरण बन गया है। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, देखो पिछले विगत हम वर्षों की बात करें, एआई मॉडल्स बैक्ड बाय क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेंड ऑन वेरी लार्ज डेटा सेट्स एंड विद एक्सेस टू सफिशिएंट कंप्यूटिंग power have been used to do good such as finding new antibiotics and alloys for clever entertainment and cultural activities and for many banal tasks, but it has caught attention most notably। देखो पहले हम यहाँ तक समझ लें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात यहाँ देखो कि जिस प्रकार से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, काफ़ी बेहतरीन यूज किया है, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। डेटा सेट के साथ बड़े स्तर के, देखो हमें क्या होता है, पहले डेटा चाहिए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने के लिए। तो एआई जो मॉडल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मॉडल्स हैं, वो डेटा सेट पर ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो एक्सेस है कंप्यूटिंग पावर की, आपके पास तो कंप्यूटर है, उसका उसमें गणना भी आसानी से हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। अब इन सब का प्रयोग ना काफ़ी अच्छे कामों के लिए हुआ है, हैव बीन यूज्ड टू डू गुड, अच्छे कामों के लिए। जैसे अच्छे काम क्या है बाबू, अच्छे काम ये हैं कि फाइंडिंग न्यू एंटीबायोटिक्स, नए एंटीबायोटिक हमने ढूंढे हैं, ठीक है। अलॉय मतलब मिश्र धातु हमने ढूंढे हैं, ऐसे धातु, ऐसी मतलब वस्तुएं जिनमें मतलब अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल हुआ है। फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट, एक तरह से अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए, एंड कल्चरल एक्टिविटीज, और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए हमने प्रयोग किया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन एंड फॉर मैनी बनल टास्क बट इट हैज़ कॉट अटेंशन, लेकिन इसने एक तरह से ध्यान भी खींचा है। मोस्ट नोटेबली, अब मोस्ट नोटेबली की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखो, विद इट्स एबिलिटी टू फॉल्सिफाई डेटा, देखो डेटा को जिस प्रकार से फॉल्सिफाई किया जाता है ना, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, ये क्षमता है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके लिए अच्छा कर सकता है तो डेटा को झूठा भी बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्षमता है कि जो डीप फेक है, डीप फेक क्या है, अब आपकी तस्वीर होती है, ऊपर से किसी की तस्वीर को जोड़ दिया जाता है, तो जिस प्रकार से डेटा को फॉल्सिफाई कर दिया जाता है, डेटा में जिस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है, तो एआई की क्षमता है, ठीक है। द वर्ल्ड इज पास्ट, यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स यूजिंग एआई। देखो यहाँ पे एआई की बात यहाँ की गई है, जैसे कि आप यहाँ समझो कि यहाँ जैसे कि बात यहाँ पे याद देखो, ये स्लाइड जो, तो आपके लिए समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो दुनिया जिस प्रकार से वर्तमान में है, ठीक है, जिस प्रकार से हम घटनाएं देखते हैं, ठीक है, जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो जो वर्ल्ड जो है ना, इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ अक्रॉस एक्टर्स यूजिंग एआई। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात ये हो जाती है कि दुनिया उस प्रकार से सक्षम नहीं हो रह पाई है अब, कि अगर मान लो किसी ने झूठा डेटा बना दिया, ठीक है, जिस प्रकार से मान लो किसी ने क्या कर दिया, फॉल्स डेटा क्रिएट कर दिया, तो दुनिया उस प्रकार से सक्षम नहीं रह गई है कि उस डेटा को क्या करे, वो आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। दिस एंड अदर डेवलपमेंट्स लेट अ प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ एआई पायनियर्स टू ड्राफ्ट अ सिंगल सेंटेंस एंड अलार्मिस्ट स्टेटमेंट मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन from AI should be a global priority alongside other social scale risks such as pandemics and nuclear war। देखो यहाँ पे पेंडेमिक्स और न्यूक्लियर वॉर की बात की गई है। तो पेंडेमिक्स कोरोना तो पता ही होगा आप सभी को, है ना। तो यहाँ पर बात आप समझो कि आप ये समझो कि सामने जो जिस प्रकार से चीज़ें आई हैं, ठीक है, एआई के जो एक तरह से एआई का जो यूज देखा गया है ना, कि महामारी और परमाणु युद्ध जैसे दूसरे जो सामाजिक जोखिम है, देखो परमाणु युद्ध है आप जानते हैं, ठीक है, अब महामारी है तो सामाजिक जोखिम ही है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जो है एआई से जो है अस्तित्व मिट जाने का जोखिम है। तो ये वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी को कोई हानि ना हो, ठीक है।
Dishonest actors wielding AI are one of the many threats, but the statement is too simple to admit the complexity of human society. देखो dishonest actors जो हैं, ऐसे लोग जो कि एक तरह से गलत सूचना फैलाते हैं, ठीक है, वो AI का यूज करते हैं, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, खतरा है, ठीक है, थ्रेट्स है जो कि, लेकिन क्या है, स्टेटमेंट जो है काफ़ी सिंपल है कि भाई इसके ना कम्प्लेक्सिटी जो है, जटिलता जो है, ठीक है ना, मानव समाज की, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि सम स्पेसिफिक कंसर्न्स जो हैं, कुछ विशिष्ट चिंताएं जो हैं, जो आज देखने को मिली हैं, एमुलेटेड इन अदर कम्युनिटीज आर वर्थ टेकिंग सीरियसली। देखो, और दूसरी बात कि हाउएवर द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ इनर वर्किंग्स ऑफ AI मॉडल्स, देयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड डेटा, रिगार्ड फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉल्सिफाई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे समझाने की बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जो विशिष्ट चिंताएं हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जो कंसर्न्स हैं आपके सामने, वो जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो AI मॉडल्स हैं, जो काम जो करते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल एक तरह से अल्पसुलझी है, उसको आप सुलझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कॉपीराइट वाले डेटा का जिस प्रकार से प्रयोग हो जाता है, ठीक है, मानवीय जो गरिमा है ना, ह्यूमन मानवीय प्रतिष्ठा जो है, वो निजता जो है, ठीक है, और दूसरी बात जो झूठी एक तरह से गढ़ी गई जो इन्फॉर्मेशन है, उससे बचाव की बात आती है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं जिसमें बचाव की आवश्यकता है। द मॉडल्स बीइंग डेवलप्ड एंड यूज्ड टुडे आर नॉट मैंडेटेड टू टिक दिस बॉक्सेज इवन एट देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड द रिस्क दे पोज। अब देखो, बात यहाँ पे ये है, जो AI मॉडल्स हैं जिसका विकास किया गया है और प्रयोग भी आजकल किया जाता है, कई संदर्भ में किया जाता है AI का यूज, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई माध्यम नहीं बनाया गया है कि आखिर इसके ना जोखिमों को समझा जाए, जो जोखिम ये उत्पन्न करते हैं AI मॉडल्स। सो इवन एट द पॉइंट वेयर व्हेन द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू रन AI मॉडल्स इन फुल कोइंसिड विद दैट अवेलेबल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, the world will need at, हम next slide देख लेते हैं so that we can complete the sentence first. Will need at list a rolling policy that keep the door open for democratic institutions to slam the brakes on dangerous enterprises. यहाँ पे देखो, डेंजरस इंटरप्राइजेज की बात की जा रही है, जो खतरनाक जो इंटरप्राइजेज हैं, जो उद्यम हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जिस प्रकार से वर्तमान में परिस्थिति है, ठीक है, जब AI को चलाने के लिए जो ज़रूरी जो संगणन साधन है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि क्या है, हमारे पास लैपटॉप या PC वगैरह सब, ये क्या है, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में अवेलेबल हैं। खासकर जो वर्ल्ड है, उसे ऐसे नीतियों की आवश्यकता होगी जो डेंजरस इंटरप्राइजेज पर रोक लगाएगी, ठीक है, और उसके लिए लोकतांत्रिक संस्थानों के पास ना मतलब पावर होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ, ठीक है, तो मतलब वो एक पावर होनी चाहिए, है ना, लोकतांत्रिक संस्थानों के पास कि वो इन पर रोक लगाए। एट दिस टाइम द इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उसे प्रोएक्टिवली लॉन्च करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए क्या, ओपन सोर्स AI रिस्क प्रोफाइल। जो ओपन सोर्स AI रिस्क जो जोखिम प्रोफाइल है, उसको भारत सरकार को मेंटेन करना चाहिए, सामने रखना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। सैंडबॉक्स्ड R&D एनवायरमेंट्स टू टेस्ट पोटेंशियली हाई रिस्क AI मॉडल्स। और जो हाई रिस्क AI मॉडल है ना, उच्च जोखिम वाले जो हाई रिस्क मॉडल है, उसको देखने के लिए, जांचने के लिए एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट माहौल भी तैयार करना चाहिए भारत सरकार को, ठीक है ना। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेबल AI, और जो एक्सप्लेनेबल AI है ना, व्याख्या करने वाला जो AI है, उसके डेवलपमेंट, उसके विकास को एक तरह से क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। डिफाइंड सीनरीज ऑफ इंटरवेंशन, और जो इंटरवेंशन है, जो एक तरह से हस्तक्षेप है, उसके परिदृश्यों को किस प्रकार से हस्तक्षेप होते हैं मानव जीवन में या और भी किसी क्षेत्र में AI के जरिए, उसको भारत सरकार को क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए, रखना चाहिए उन बातों को। एंड कीप अ वॉचफुल आई, अब बिल्कुल एक सतर्क निगरानी करनी चाहिए, ठीक है, वॉचफुल आई रखना चाहिए। इनएक्शन इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन, इनएक्शन कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप बिल्कुल सक्रिय नहीं रहोगे, है ना, निष्क्रिय हो जाओगे, ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स कंसिक्वेंसेज, अगर आप क्या हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे, एडवर्स कंसिक्वेंसेज की संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। इट कुड रेंडर इंडिया मिसिंग द हार्नेसिंग AI फॉर गुड बस, और इससे क्या होगा, भारत जो है जो AI का सही चीज़ों के लिए काम करने के अवसर से चूक जाएगा। तो भारत सरकार को इस प्रकार से पहल करने की आवश्यकता है
और आवश्यकता है कि भारत सरकार पहल करे। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। अब क्रिटिकल जंक्शन मणिपुर, देखो मणिपुर को लेकर चर्चा हमने की थी, किस प्रकार से मणिपुर में आदिवासी समुदायों के बीच अविश्वास फैला। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई, खासकर एक कोर्ट के आदेश के बाद और सरकार की तरफ से उतने पहल नहीं की जाने के बाद अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि हिंसा, तनाव आदि देखने को मिला। परिणाम स्वरूप सेना को वहाँ एंटर होना पड़ा। तो आदि संबंधित टॉपिक्स पर, आदि जानकारियों पर हमने चर्चा ऑलरेडी की है। तो बिल्कुल इस सत्र को आप पढ़ें, इस टॉपिक्स को आप, और पढ़ने के बाद आप इसे समझें। ठीक है, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में क्या क्या आपको इसमें सही लगा, अच्छा लगा। और एक टॉपिक देख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम। देखो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि भाई क्या समस्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड में कार्बन वाली समस्या क्या है, आपको जाननी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके एक तरह से देखो हर एक टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किसी किसी को बता सकता हूँ। ठीक, एक को बता दिया मैंने, अब बाकी को ना एक ब्रीफ एनालिसिस दे देता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्या है, भारत जो है वो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जो है ना, उसका जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसको लेकर आशंकित है, डाउटफुल है कि भाई इससे क्या होगा, भारत का निर्यात प्रभावित होगा। तो भारत ने कहा है कि भाई सीबीएम जो है ना प्रोटेक्शनिस्ट है, संरक्षणवादी है और डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है और ये कई देशों के हितों को प्रभावित करता है। तो यूरोपीय यूनियन को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत होगा तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको चुनौती भी देगा, विश्व व्यापार संगठन में क्या करेगा, चुनौती देगा। ठीक है, हालांकि देखो भारत जो निर्यात करता है ना यूरोपीय संघ को, वो केवल 1.8% है। ठीक है, केवल अल्मुनियम, लोहा और स्टील वगैरह ही निर्यात करता है। हालांकि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था जो है उसके हिसाब से एक तरह से दोनों देशों को देखना पड़ेगा ये। और जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये 2005 में इसने एक तरह से उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को अपनाया, किसने, यूरोपीय यूनियन ने। और ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस जो है जीएचजी है, उत्सर्जन को कम करने का मोटिव है। ठीक है, और इस प्रकार से ये आगे काम करने के पर केंद्रित रहिए। तो उसी सब को लेकर चर्चा है। ठीक है, आप इसे पढ़ो, इसे समझो आप। ठीक है, भारत पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे बिल्कुल समझाया गया है इसमें। अब भारत किस प्रकार से आगे इस पर बढ़ सकता है इसमें बात की गई है। तो आशा है कि आपको इस समझ में आएगी, आप इसे देखें एक बार। और बाकी मैंने आपको एक टॉपिक को तो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर ही दिया, बाकी को ब्रीफ में आइडिया बता ही दिया आपको। ठीक है, तो बिल्कुल अपने राय से अवगत कराएं, अपनी जानकारियों से। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कमेंट अवश्य करें, ताकि हम भी आपकी मन स्थिति से अवगत हो सकें। आखिर आप इसे संतुष्ट हैं कि नहीं, या आपके कोई सुझाव है, कोई टीका टिप्पणी है तो हमें अवगत अवश्य कराएं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।